अगला टेक्निक उठाते हैं। नेक्स्ट ऑफ द टेक्निक ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इज क्रिटिकल पाथ मेथड, सीपीएम। तो ये अगला तरीका है किसका, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का। इसमें जितने भी ड्रॉबैक थे हमारे पीछे हेनरी गैंट चार्ट के, वो सारे हमने एलिमिनेट कर दिए। ऑल दी ड्रॉबैक्स ऑफ दैट चार्ट आर बीइंग एलिमिनेटेड। कौन कौन से ड्रॉबैक थे उसके? पहला ड्रॉबैक, पीछे जो हमारा बार चार्ट था वो एक्टिविटी के बीच में रिलेशनशिप नहीं बताता, जिसको आप डिपेंडेंसी बोल रहे हो। पिछले वाला जो बार चार्ट था वो आपको ये नहीं बताएगा कि प्रोजेक्ट में कितनी प्रोग्रेस हो गई है, और अगर मुझे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस नहीं पता होगी मैं अपडेटिंग नहीं कर पाऊंगा। इसको हम ऐसे समझते हैं, हमने प्रोजेक्ट क्या लिया था, हमने प्रोजेक्ट लिया था आपका यूपीपीएससी का पेपर। जैसा हमने प्लान और शेड्यूल किया, कंट्रोलिंग के टाइम पे हम ये देखते हैं कि वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा। जब मुझे पता चलेगा कि वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा, तभी तो मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि मेरे को रीशेड्यूलिंग करनी है या नहीं करनी। तो पीछे जो बार चार्ट है आपको बता ही नहीं पाता, और कोइंसिडेंटली अब क्योंकि बनाई हुआ है तो उसको ऐसे समझते हैं। ये जो मेरी पहली एक्टिविटी है कितने मंथ में खत्म हो जानी चाहिए थी, इन हाउ मेनी मंथ्स दिस एक्टिविटी शुड हैव बीन फिनिश्ड, 3 महीने में खत्म हो जानी चाहिए थी। ये तो आपने कब करी बात, ये आपने बात कब करी, ये आपने बात करी थी जब आपने प्लानिंग करी थी। प्लानिंग और शेड्यूलिंग के टाइम की बात है। अब प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है और मैं आके खड़ा हो गया हूँ दूसरे महीने पे, यहाँ पे आके, मतलब 2 महीने हो गए मेरे प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए। अगर 2 महीने हो गए मेरे प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए तो जरा बताना पहली एक्टिविटी कितनी कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। मैं 2 महीने बाद रिव्यू कर रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट को, ये पार्ट था हमारे शेड्यूलिंग का रिव्यू। तो मेरी एक्टिविटी कितनी खत्म हो जानी चाहिए थी, 66.66% खत्म हो जानी चाहिए थी। 75 कहाँ से आ गया भाई, 2/3 है ना। 3 महीने का काम है, 2 महीने बाद यह कितना खत्म हो जाना चाहिए था, 2/3 खत्म हो जाना चाहिए था। तो 66.67% खत्म हो जानी चाहिए थी। आज का स्टेटस क्या है, आज का स्टेटस ये है देखो। तो 2 महीने बाद जब मैं यहाँ पे पहुंचा और मैंने आज का स्टेटस बताया आपको, लो ये है आज का स्टेटस। 2 महीने बाद सिर्फ 1 महीने का काम हुआ है, यानी कितना काम हुआ है अभी तक, सिर्फ यानी कितना काम हुआ है अभी तक, सिर्फ अभी सिर्फ 33% काम हुआ है। अच्छा 50% किसका, 50% उस काम का हुआ है जो होना चाहिए था, पर टोटल का कितना हुआ है, अभी 1/3 हुआ है। टोटल का कितना हो जाना चाहिए था, 2/3 हो जाना चाहिए था। तो जब मैंने आपको ये सिचुएशन बताई, अब तो मैं डिसाइड करूंगा ना कि नहीं यार मैं तो पीछे चल रहा हूँ बहुत, क्योंकि मैं पीछे चल रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, रीस्केड्यूलिंग करूंगा। आई रीस्केड्यूल दिस, रीस्केड्यूलिंग करूंगा कहने का मतलब है अभी मैंने 4 लेबर छोड़ रखे थे यहाँ पे, मैं नंबर ऑफ लेबर बढ़ा दूंगा। अब मेरे पास कितना टाइम बचा है इस एक्टिविटी को खत्म करने के लिए, मेरे पास अभी कितना टाइम बचा है इस एक्टिविटी को खत्म करने के लिए, 1 महीने का टाइम बचा है इस एक्टिविटी को खत्म करने के लिए। तो मुझे 1 महीने में कितने महीनों का काम करना है, अब मुझे 1 महीने में अब 2 महीने का काम करना है बैठ के। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, भैया रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे, आई हैव टू इंक्रीज रिसोर्सेज। तो अब मुझे दुगना काम करना है, सो आई हैव टू इंक्रीज द रिसोर्सेज। तो ये क्या किया मैंने, जब रिसोर्सेज बढ़ाया मैंने रीस्केड्यूलिंग करी। पर ये चीज कौन नहीं बता पाता, ये चीज हमें बार चार्ट नहीं बता पाता। ये ड्रॉबैक है इसकी, इट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस बार चार्ट कि आज पता नहीं चलता। इसलिए जन्म हुआ किसका, सीपीएम का। यहाँ पर आपको ये चीज पता चल जाएगी, हियर यू विल बी एबल टू एनालाइज दिस। तो पीछे रिलेशनशिप नहीं पता चलती, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस नहीं पता चलती। अच्छा पीछे अगर हमारी कोई एक्टिविटी ऐसी है जिसका टाइम अनसर्टन है, तब भी नहीं बना पाओगे। यहाँ तो लिखा है ना 3 महीने में खत्म हो जाएगी, लेट्स सपोज आरएनडी टाइप प्रोजेक्ट है, पता ही नहीं भैया कितना टाइम लगेगा, तो बना ही नहीं पाओगे आप बार चार्ट। क्योंकि बार की लेंथ क्या बताती है हमें, बार की लेंथ हमें एक्टिविटी की ड्यूरेशन बताती है। एक्टिविटी की ड्यूरेशन प्रोजेक्ट से पहले कब पता होगी, जब वो काम पहले बहुत बार हो चुका होगा। ये काम तो ये पहली बार कर रहे हैं तो पता ही नहीं है, तो बार चार्ट बनेगा नहीं वहाँ पे, नॉट बी एबल टू ड्रॉ द बार चार्ट। क्लियर चीज। तो ड्रॉबैक है बार चार्ट की, एलिमिनेट करेंगे कहाँ पे, सीपीएम में, वील एलिमिनेट दिस। क्लियर है। तो पहला पॉइंट क्या है सीपीएम का, मैंने सीपीएम पूरा खत्म ही करा दिया बस, एक बार में आप टेक्निकल बातें करते रहेंगे जो भी होंगी। पहला पॉइंट सीपीएम क्या बोलता है, एक नेटवर्क टेक्निक है, ये एक नेटवर्क टेक्निक है। सीपीएम में हम क्या करते हैं, शेड्यूलिंग करते हैं। सीपीएम में क्या करते हैं, शेड्यूलिंग करते हैं। शेड्यूलिंग करते हैं और हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ डिपेंडेबल टास्क निकालते हैं। लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ डिपेंडेबल टास्क निकालते हैं। अच्छा डिपेंडेबल टास्क क्या होते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर क्या हो, जो एक दूसरे के ऊपर क्या हो, डिपेंडेंट हो। तो मैं लॉन्गेस्ट सीक्वेंस निकालूंगा किसकी, डिपेंडेबल टास्क की। और जो लॉन्गेस्ट सीक्वेंस होगी हमारे डिपेंडेबल टास्क की, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पाथ। इस बात को समझाने के लिए मैंने आपको एक नेटवर्क ही बना के दे दिया, आई हैव शोन वन नेटवर्क टू यू। और लॉन्गेस्ट का मतलब ये नहीं होता जिसमें एरो बड़े हो, पहले क्लियर कर रहा हूँ। लॉन्गेस्ट ऐसा नहीं जिसमें आपको एरो की लेंथ बड़ी दिख रही हो, लॉन्गेस्ट किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से, ड्यूरेशन वाइज। तो सीपीएम वो टेक्निक है शेड्यूलिंग की जिसमें हम क्या निकालते हैं, लॉन्गेस्ट सीक्वेंस या लॉन्गेस्ट पाथ निकालते हैं किसका, डिपेंडेबल टास्क का। टास्क मतलब बोल दो, एक्टिविटी बोल दो, कल डिस्कस किया था टास्क हुआ, एक्टिविटी बात है। तो हम क्या निकालेंगे, लॉन्गेस्ट पाथ निकालेंगे हमारी डिपेंडेबल टास्क का, और वो क्या कहलाएगा, वो क्रिटिकल पाथ कहलाएगा। और हम सारा फोकस किसके ऊपर रखेंगे, हम सारा फोकस रखेंगे उस क्रिटिकल पाथ के ऊपर ही। हम सारा फोकस रखेंगे उस क्रिटिकल पाथ के ऊपर। वो क्रिटिकल क्यों है पाथ, वो पाथ इसलिए क्रिटिकल है कि अगर उस पाथ के लॉन्ग जितने भी टास्क हैं, उस पाथ के लॉन्ग अभी मेरे कितने टास्क हैं, 3 टास्क हैं एग्जांपल, यानी 3 एक्टिविटीज हैं। इनमें से अगर एक भी एक्टिविटी डिले हो गई पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। इसमें से अगर एक भी एक्टिविटी डिले हो गई पूरा प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, द इंटायर प्रोजेक्ट विल बी डिले। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, क्रिटिकल पाथ मेथड। अगर उससे लेट हुआ तो प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। सीपीएम में जो अप्रोच हम फॉलो करते हैं वो है डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच मतलब यहाँ पे एक्टिविटीज के कंप्लीट होने का टाइम लिखा होगा कहीं पे, रहा हमें पता है यहाँ पे एक्टिविटी के कंप्लीट होने का टाइम हमें पता होता है, क्योंकि ये मेथड हम किसके लिए अप्लाई करते हैं, उस काम के लिए अप्लाई करते हैं जिसमें रिपीटेड टास्क होते हैं। जैसे हमारी सिविल इंजीनियरिंग, तो रिपीटेड टास्क है, घर बनाना है, बीम बनानी है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैकेनिकल का पता है गाड़ी का बनाने में कितना टाइम लगता है, कंपोनेंट बनाने में कितना टाइम लगता है, असेंबलिंग करने में कितना टाइम लगता है, रिपीटेड टास्क है। जहां पर भी रिपीटेड टास्क आएंगे वहां पर हम इसको यूज करेंगे। क्रिटिकल पाथ में, क्रिटिकल सीपीएम में हर एक्टिविटी की ड्यूरेशन मिनिमम होती है। क्यों ड्यूरेशन मिनिमम होती है भैया, मिनिमम कहां से आ रही है भैया,
यहाँ पर तो पता ही है ना कि एक्टिविटी कितने टाइम में कंप्लीट हो जाती है, तो मैक्सिमम आती है 24 के बाद। कौन कौन सी बात करी हमने क्रिटिकल पाथ मेथड के बारे में? पहला ये नेटवर्क टेक्निक है। दूसरा, यहाँ पे सारा फोकस होता है क्रिटिकल पाथ के ऊपर। क्रिटिकल पाथ कौन सा पाथ होता है? जो टाइम वाइज लॉन्गेस्ट पाथ हो। इसको कौन से प्रोजेक्ट में यूज करते हो? उस प्रोजेक्ट में यूज करते हो जो डिटर्मिनिस्टिक है। डिटर्मिनिस्टिक मतलब जहां पर कंप्लीट होने का टाइम हमें पता हो। अगर मैं इसी टर्म को यूज कर दूं या चेंज कर दूं, प्रोबेबिलिस्टिक, नहीं पता भैया, प्रोबेबिलिटी है मेरी, प्रोबेबिलिटी है कि इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यार कम से कम इतना टाइम तो लगेगा, या एट मैक्स मैं इतने टाइम में करके दे दूंगा आपको ये काम। तब जाके बात आएगी किसकी? प्रोबेबिलिटी। या डिटर्मिनिस्टिक है, या श्योर इतने टाइम में हमारा काम क्या होगा, क्यों ये काम 100 बार कर चुके हैं। क्लियर है? कागज में थोड़ी बोलते हैं क्या पता होगा या नहीं। वर्ड प्रोबेबिलिस्टिक है और डिटर्मिनिस्टिक है। अब बात करेंगे फ्यूचर की, तो बता दिया है, बस अभी लिखा जाएगा। इट इज बेस्ट फॉर प्रोजेक्ट्स विद वेल डिफाइंड रिपीटेड टास्क। बेस्ट है किसके लिए? जो वेल डिफाइंड रिपीटेड टास्क है। एग्जांपल कंस्ट्रक्शन, ये एग्जांपल दिया आपको, कंस्ट्रक्शन है या मैन्युफैक्चरिंग है। दूसरा, इट इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनिस्टिक टाइम एस्टीमेट, तो ये डिटर्मिनिस्टिक टाइम एस्टीमेट को यूज करता है। टाइम क्रिटिकल पाथ व्हिच डिटरमाइंस द शॉर्टेस्ट पॉसिबल कंप्लीशन टाइम। अब देखो दो अलग-अलग बातें मत बोलना सर, अभी तो आप बोल रहे थे लॉन्गेस्ट पाथ है टाइम के लॉन्ग, अब आप बोल रहे हो सर शॉर्टेस्ट पॉसिबल कंप्लीशन टाइम है, दो अलग-अलग बातें हैं। दीस आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। इस स्टेटमेंट को और पिछली वाली स्टेटमेंट को पहले क्या करते हैं, टाइम वाइज जो लॉन्गेस्ट क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन है वो हमारा मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होगा, बिल्कुल सही बात है। तो टाइम वाइज जो हमारा लॉन्गेस्ट पाथ है वो प्रोजेक्ट का मिनिमम कंप्लीशन टाइम होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, मेरा ये डायग्राम बना हुआ है, उसी को यूज कर रहा हूं मैं, आई एम यूजिंग दिस ओनली। ये हर एक्टिविटी का टाइम मैं मेंशन कर रहा हूं ऊपर, 2 3 1 टोटल कितना हो गया हमारा ये। तो देखो पहला पार्ट उठाया मैंने, ए बी सी डी। एक्टिविटी ए को कंप्लीट होने में लगते हैं 2 दिन। ए नहीं है, बी तो एक्टिविटी का नाम डालना पड़ेगा, छोटा ए छोटा बी छोटा सी छोटा डी छोटा ई। एक्टिविटी ए को कंप्लीट होने में लगते हैं 2 दिन, बी को कंप्लीट होने में लगते हैं 3, सी को कंप्लीट होने में लगते हैं 1 दिन। क्लियर है? अगर मैं एबीसी पाथ के लॉन्ग चलूं कितना टाइम लगेगा? अगर मैं एबीसी पाथ के लॉन्ग चलूं कितना टाइम लगेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में? प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लग जाएंगे 6 दिन। कैलकुलेट करके साइड में लिख। अगर मैं डी ई पाथ के लॉन्ग चलूं कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? 3 दिन। 2 + 1। एक सिंपल सा रूल बताता हूँ। सिंपल सा रूल क्या, ऐसे बहुत सारे रूल है जो बीच की डिस्कशन पे आ जाएंगे। क्या है हमारा सिंपल सा रूल? सिंपल सा रूल ये है कि एक इवेंट तभी अकर करेगा जब उसको लीड करने वाली सारी एक्टिविटीज खत्म हो जाए। सिंपल सी चीजें ध्यान रखना कि एक इवेंट तभी अकर करेगा जब उसको लीड करने वाली सारी एक्टिविटी खत्म हो जाए। तो ये बताना, ये जो मेरा आखिरी इवेंट है टी इवेंट, इसको कौन कौन सी एक्टिविटी लीड कर रही है? एक है ई और एक है सी। ई खत्म हो रही है तीसरे दिन और सी खत्म हो रहा है छठे दिन। हमारा इवेंट कैपिटल डी कब अकर करेगा? हो जाएंगी, और दोनों कब खत्म हो रही है? छठे दिन पे हो रही है। ये तो तीसरे दिन पे खत्म होकर बैठी हुई है, और जो मेरा एक्टिविटी सी है वो खत्म कब हो रहा है? छठे दिन पे। तो ये जो कैपिटल डी इवेंट है ये कब अकर करेगा? छठे दिन या कल? चलो छठे दिन। इसका मतलब हमारा क्रिटिकल पाथ क्या है नेटवर्क के अंदर? हमारा क्रिटिकल पाथ है ए बी सी। दिस इज माय क्रिटिकल पाथ। डी बेटा एक्टिविटी नहीं है, डी इवेंट है। एक्टिविटी के लॉन्ग बी सी हमारा क्या है? इसका मतलब इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कम से कम कितने दिन लगेंगे? ये 6 दिन तो लगेंगे लगेंगे, इसको कम हो जाएगा, इससे कम टाइम में। क्लियर है? पर मेरे इस नेटवर्क में दो पाथ थे, मेरे इस नेटवर्क में दो पाथ थे। क्रिटिकल पाथ कौन सा पाथ है? क्रिटिकल पाथ टाइम वाइज या ड्यूरेशन वाइज लॉन्गेस्ट पाथ है। तो ये टाइम वाइज या ड्यूरेशन वाइज जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ के लॉन्ग जो भी टाइम निकल के आता है हमारे प्रोजेक्ट कंप्लीशन का, वो time होता है। तो दो अलग अलग बातें थी, दोनों को क्लैरिटी देने की। चले आगे। मतलब सीपीएम हेल्प करता है किसके अंदर? रिसोर्स एलोकेशन के अंदर और कॉस्ट की ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। डे बढ़ेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है। डे बढ़ेंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। अच्छा क्यों, इसका रीजन भी बता दो। जैसे जैसे प्रोजेक्ट का टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोजेक्ट में लगने वाली कॉस्ट है वो भी बढ़ती जाती है। व्हाई इट इज सो? इनडायरेक्ट कॉस्ट है। जैसे जैसे ड्यूरेशन प्रोजेक्ट की वैसे वैसे उसमें लगने वाली कॉस्ट है वो भी बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? जैसे एग्जांपल दे दो। इनडायरेक्ट कॉस्ट बढ़ती है, जरा बताना इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी इनडायरेक्ट कॉस्ट बढ़ जाती है? लेबर मशीन। एग्जांपल दो ना, तो ये टेक्निकल बातें तो हो सकता है कहीं पढ़ ली होंगी आपने, हम तो जनरल बात कर रहे हैं। और प्रैक्टिकल चीजें हैं, जनरल तो है ही और प्रैक्टिकल चीजें, मैन मटीरियल लेबर इक्विपमेंट। कॉस्ट कैसे बढ़ेगी? अगर ड्यूरेशन बढ़ जाती है तो भैया क्यों कॉस्ट बढ़ जाएगी? भैया ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी आपको, भैया रेंट ज्यादा जाएगा मशीन का, अगर मशीन रेंट पे है आपकी तो भैया सैलरी ज्यादा लगेगी। मैन पावर ज्यादा नहीं लगेगी, सैलरी ज्यादा लगेगी आपकी, ज्यादा टाइम के लिए आप सैलरी दोगे ना, वेजेस ज्यादा दोगे। मशीन रेंट पे आई है तो उसका मतलब रेंट ज्यादा पे करना पड़ेगा। मटीरियल को आपने क्या कर रखा है? स्टोर कर रखा है, तो स्टोरेज का रेंट क्या लगेगा आपका? स्टोरेज का रेंट आपको ज्यादा देना पड़ेगा। अगर आपने प्रोजेक्ट डिले किया, अगर आपने प्रोजेक्ट डिले किया आपके ऊपर लगेगी पेनल्टी, जिसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। आएंगे ये टर्म मिल जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके जहां जॉब करने वाले वहां पे वाली चीज मिलती है। इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं? लिक्विडेटेड डैमेजेस, एलडी बोलते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में।
इसको टेक्निकली क्या बोल देते हैं, एलडी बोल देते हैं। आयुष ने लिखा है मतलब ये काम करता है कहीं ना कहीं। तो टेक्निकली टर्म इज व्हाट, एलडी। तो एलडी लग जाएगी आपकी। और दूसरा, आपने पैसा उठा रखा ब्याज पे, आपने पैसा उठा रखा ब्याज पे, इंटरेस्ट पड़ेगा आपको। तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट डिले होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या करती जाती है, बढ़ती जाती है। इसलिए मेरी कोशिश हमेशा क्या रहेगी, मेरी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि प्रोजेक्ट क्या हो जाए, कम से कम टाइम में कंप्लीट हो जाए। कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। आपकी जो ब्रांड वैल्यू है वो चली जाएगी। तो ये सीपीएम हेल्प करता है किसके अंदर, ये सीपीएम हेल्प करता है किसके अंदर, प्रोजेक्ट की कॉस्ट घटाने में, रिसोर्सेज को एलोकेट करने में। क्लियर है, पूरी स्लाइड सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए इसके अंदर। मिनिमम कॉस्ट नहीं, ऑप्टिमाइज करने के अंदर मिनिमम नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्टर तो ईओटी लेता रहेगा, नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी नहीं मिलेगा, हो गया। अब भी फैक्टर खत्म करने का सीपीएम। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन सीपीएम, जैसे हमने पीछे करे थे वैसे यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, बट फिर भी रिपीट कर देता हूँ कौन कौन से स्टेप लगते हैं हमारे सीपीएम में। सो इफ टॉक अबाउट द स्टेप्स, पहले आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो भी टास्क है उसको आइडेंटिफाई करो। टास्क का मतलब क्या होता है, एक्टिविटी। जब आपने अपनी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर लिया, अब उनके बीच की क्या निकालो, डिपेंडेंसी निकालो। यहाँ पे डिपेंडेंसी आपको दिख जाएगी, देखो नेटवर्क डायग्राम है ना, जरा बताना एक्टिविटी बी और ए के बीच में क्या डिपेंडेंसी है। एक्टिविटी बी और ए के बीच में क्या डिपेंडेंसी है। बी तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक ए खत्म नहीं हो जाए, बी तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक ए खत्म नहीं हो जाए। ये सीरीज में है दोनों एक्टिविटीज, दीज एक्टिविटीज आर इन सीरीज। बी और डी में डिपेंडेंसी बताना क्या है, बी और डी में क्या डिपेंडेंसी है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। बी और डी में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, देयर आर नो डिपेंडेंसी इन दिस। हमारी भी जानकारी नहीं जा रही है। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए टास्क को आइडेंटिफाई करोगे। टास्क को आइडेंटिफाई करने के बाद आप उनके बीच की डिपेंडेंसी निकालोगे कि क्या रिलेशनशिप है उसके अंदर। देन यू विल असाइन द ड्यूरेशन, हर एक्टिविटी को आप क्या असाइन कर दोगे, ड्यूरेशन असाइन कर दोगे। तीसरा स्टेप हो गया। ड्यूरेशन असाइन करने के बाद यू विल ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम। फिर से नेटवर्क डायग्राम मैंने बना रखा है, बढ़िया बना। तो ये ड्रॉ दी नेटवर्क डायग्राम, क्लियर है, लिखना शुरू करिए। अच्छा, ये नेटवर्क डायग्राम कौन सा नेटवर्क डायग्राम, ये नेटवर्क डायग्राम है एक्टिविटी ऑन एरो नेटवर्क डायग्राम। जरा देखो, छोटा है मेरी एक्टिविटी थी, किसके ऊपर है, एरो के ऊपर है। छोटी भी मेरी एक्टिविटी है, किसके ऊपर है, एरो के ऊपर है। छोटी सी मेरी एक्टिविटी है, किसके ऊपर है, एरो के ऊपर है। तो इस नेटवर्क डायग्राम को बोलते हैं एक्टिविटी ऑन एरो नेटवर्क डायग्राम, एओए नेटवर्क डायग्राम। तो आपने क्या बना लिया भैया, एक्टिविटी ऑन एरो नेटवर्क डायग्राम बना लिया। आप दूसरा नेटवर्क डायग्राम भी बना सकते हो, एक्टिविटी ऑन नोड नेटवर्क डायग्राम, एओएन नेटवर्क डायग्राम भी बना सकते हैं। तो उस सिचुएशन में हम एक्टिविटी कहाँ दिखाते हैं, नोड पे दिखाते हैं। इस बात को समझने के लिए एक्टिविटी, एरो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक्टिविटी रिप्रेजेंट कर रही है। एरो का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट होता है नोड। तो ये एरो का स्टार्टिंग पॉइंट, ये एरो का एंड पॉइंट, ये होता है नोड। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं एक्टिविटी को कहाँ दिखा सकता हूँ, एरो पे दिखा सकता हूँ। तो अभी मैंने एक्टिविटी कहाँ दिखाई है आपको, ए और बी। मैंने एक्टिविटी कहाँ दिखाई है, एरो पे दिखाई है। यही एक्टिविटी मैं कहाँ दिखा सकता हूँ, यही एक्टिविटी मैं नोड पे भी दिखा सकता हूँ। सो आई कैन शो द एक्टिविटीज ए एंड बी ऑन नोड। एक्टिविटी कैन बी शोन ऑन एरोस, एक्टिविटी कैन बी शोन ऑन द नोड्स, दोनों जगह दिखाई जा सकती है। तो ये हमारा है एओए नेटवर्क डायग्राम, ये है हमारा एओएन नेटवर्क डायग्राम, एक्टिविटी ऑन नोड। में इन सीपीएम वी कैन ड्रॉ बोथ द नेटवर्क डायग्राम, दोनों नेटवर्क डायग्राम बनाए जा सकते हैं, पर PERT में ऐसा नहीं। क्यों, इसके बारे में भी कल हमने डिस्कस किया था। सीपीएम कैसा नेटवर्क डायग्राम है, इवेंट में इवेंट नहीं होगा, नोड में, हाँ एओएन में इवेंट नहीं होता। तो सीपीएम, ये पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे। सीपीएम इज बेस्ड ऑन एक्टिविटीज, जो सीपीएम मेथड है ये एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है, और जो PERT है वो इवेंट के ऊपर बेस्ड है। जहां सारा फोकस होता है एक्टिविटीज के ऊपर, PERT में सारा फोकस होता है इवेंट के ऊपर। और एओएन नेटवर्क डायग्राम में क्या नहीं होते, एओएन नेटवर्क डायग्राम में क्या नहीं होते, इवेंट होते ही नहीं है। तो जब इवेंट होता ही नहीं है इसके अंदर, तो मैं PERT एनालिसिस कर ही नहीं पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू डू द PERT एनालिसिस। पर सीपीएम में क्योंकि हम फोकस करते हैं एक्टिविटीज के ऊपर, एक्टिविटी हमारी एओए में भी है, एक्टिविटी हमारी एओएन में भी है, तो जो मर्जी लगाओ, इसमें आपके ऊपर चॉइस दे रखी है। यू कैन ड्रॉ एक्टिविटी ऑन एरो, यू कैन ड्रॉ एक्टिविटी ऑन, पर जनरली हम प्रेफर करते हैं एक्टिविटी ऑन नोड को, क्योंकि ये बनाना समझना सिंपल, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। आपके लिए वो चीज मैटर नहीं करती, क्योंकि आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना देगा ही नहीं, तो उसमें मैं घुस ही नहीं रहा, एंटर नहीं कर रहा कि क्यों है। बाकी जानकारी यदि इसको डील करना बहुत आसान है, इट्स वेरी सिंपल टू डील विद एक्टिविटी ऑन नोड नेटवर्क डायग्राम। अभी देखते हैं सॉल्यूशन, वापस आते हैं हमारे स्टेप्स को। हमारा स्टेप क्या बोलता है, हमारा स्टेप नेटवर्क डायग्राम बना लो, कौन सा, जो बन करे, एक्टिविटी ऑन एरो, एक्टिविटी ऑन नोड। इन जनरल मैंने आपको जानकारी फिर भी दे दी है क्या एक्टिविटी ऑन एरो, एक्टिविटी ऑन नोड क्या होता है। जब आप एक्टिविटी और एरो, एक्टिविटी ऑन नोड नेटवर्क डायग्राम बना लोगे, इसके बाद आप आइडेंटिफाई करोगे क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ कौन सा पाथ, टाइम वाइज या ड्यूरेशन वाइज लॉन्गेस्ट पाथ, ये आइडेंटिफाई किया था आपने, बीच में नेटवर्क बनाया था, आपने खुद ही आइडेंटिफाई किया। एबीसी क्या है हमारा क्रिटिकल पाथ, एबीसी क्या है हमारा क्रिटिकल पाथ, सो यू टू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल।
अच्छा, टाइम वाइज लॉन्गेस्ट पाथ तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि मेरा नेटवर्क भी बहुत आसान था, दो ही पाथ दिख रहे थे, आपने फटाफट से आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि मुझे समझाना था इसलिए मैंने दो ही पाथ बनाए। एक्चुअल में जो आपका नेटवर्क आएगा हजारों पाथ होंगे उसमें, और इस तरीके से देखोगे समझ में नहीं आएगा कुछ, भैया कौन सा पाथ टाइम वाइज लॉन्गेस्ट पाथ है। फिर मुझे वहां पे करनी पड़ती है कैलकुलेशन, फिर मुझे क्या करनी पड़ती है, कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है वहां पे। अब ये मैं टेक्निकल टर्म यूज कर रहा हूँ, नाउ आई एम यूजिंग द टेक्निकल टर्म। क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है, ध्यान से सुनना सारी चीज, ये नहीं मिलेगा स्लाइड में आपको लिखा हुआ। क्रिटिकल पाथ ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपके लिए। क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है जिसमें आपको मिलेंगी क्रिटिकल एक्टिविटीज। तो पाथ जॉइनिंग दी क्रिटिकल एक्टिविटीज विल बी नोन एज क्रिटिकल पाथ। ठीक है, तो क्रिटिकल एक्टिविटी क्या होती है? क्रिटिकल एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसका फ्लोट जीरो हो। क्रिटिकल एक्टिविटी इज दैट एक्टिविटी फॉर विच फ्लोट इज जीरो। एक नई चीज आ गई भैया, अभी फ्लोट क्या होता है? फ्लोट क्या होता है? फ्लोट टाइम है जिससे आप अपनी एक्टिविटी की स्टार्टिंग और फिनिशिंग को डिले कर सकते हो, इस तरीके से कि आपके प्रोजेक्ट में कोई डिले नहीं है। दोबारा से repeat करो। फ्लोट वो टाइम है जिससे आप अपनी एक्टिविटी की स्टार्टिंग और फिनिशिंग को डिले कर सकते हो, इस तरीके से कि आपके प्रोजेक्ट में डिले नहीं है। और परफेक्ट एग्जांपल है हमारे पास फ्लोट को समझने का। क्या परफेक्ट एग्जांपल है हमारे पास फ्लोट को समझने का? ये देखो, 30 अप्रैल मेरा पेपर है, मेरा एम क्या है? प्री क्लियर करना। 1 जनवरी से हमने अपनी तैयारी स्टार्ट करी थी, 1 जनवरी से हमने अपनी तैयारी स्टार्ट करी थी, बीच में आता है 28 फरवरी, मैं मान के चल रहा हूँ आइडियल सिचुएशन। इसका मतलब कितने दिन है टोटल? ये जो मेरी एक्टिविटी है, एक्टिविटी क्या? प्री का सिलेबस कंप्लीट करना, ये मेरी एक्टिविटी है। प्री का सिलेबस कंप्लीट करना ये मेरी एक्टिविटी है, 59 डेज। तो प्री का सिलेबस कंप्लीट होने में मेरे कितने लग जाते हैं? 59 डेज लग जाते हैं। ठीक है चीज, 59 डेज आर रिक्वायर्ड। अब जरा मुझे ये बताओ, आप अपने एक्टिविटी की स्टार्टिंग कितने दिन से डिले कर सकते हो ताकि आपकी तैयारी 20 अप्रैल में हो? आप अपने एक्टिविटी की स्टार्टिंग कितने दिन से डिले कर सकते हो ताकि आपकी तैयारी पूरी हो जाए? 51 डेज से। क्या बोल रहे हो? अरे दिन बताओ, दिन डेट पूछ रहा हूँ मैं आपसे, जैसे बात लिखी हुई है। 15 क्या? 15 जनवरी। अरे बाप रे। और महीने की क्षमता तो बचपन से ही है ना, तो समझो तुम्हारे लिए एग्जाम्पल है सामने। 15 जन, डेट पूछ रहा हूँ। मैं अपनी तैयारी कितने दिन से डिले करा सकता हूँ तब भी मेरी तैयारी पूरी हो जाए? 20 अप्रैल तक का टाइम है मेरे पास। अब भैया 20 अप्रैल में से घटाओ ना 59 डेज, 20 अप्रैल में से घटाऊंगा ना मैं 59 डेज। फ्रॉम 20 अप्रैल 20 दिन तो ये गए, तो मैं पहुंच गया मार्च के अंदर। अब मार्च में कितने दिन? 31 दिन। तो 20 और 31 घटे, और घटाओ, कहाँ पे पहुंच रहे हो? 60 डेज। 1 जनवरी, हाँ 20 फरवरी। इसका मतलब 20 फरवरी है। किसने आंसर दिया? 20 फरवरी का, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ बीच में आई है मेरी 20 फरवरी। तो अगर इंसान 20 फरवरी को भी इस बैच को ज्वाइन करता है तब भी उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट होने में तो कितने दिन लगते हैं? 59 डेज। इसका मतलब आप अपनी तैयारी कितने दिन से डिले कर सकते हो? आप अपनी तैयारी कितने दिन से डिले कर सकते हो? यू कैन डिले योर प्रिपरेशन बाय हाउ मनी डेज? 31 दिन जनवरी के, 20 नहीं है भाई, 31 दिन जनवरी के और 19 दिन ये, तो कितने निकल गया? 50 दिन से, 50 डेज से। तो अगर आप अपनी तैयारी 50 दिन बाद भी तैयार स्टार्ट करते तब भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और अभी मैं कहाँ बैठा हूँ? 6 फरवरी में बैठा हूँ, परेशान हो गए सर मेरा सिलेबस कैसे कंप्लीट हो? तो अगर आपको, आप तो भी 6 फरवरी पे हो ना, कोई अगर आके 20 फरवरी को भी तैयारी स्टार्ट करता है तो भी वो भी कंप्लीशन कर लेगा प्री के सिलेबस। तो इसका मतलब यहाँ पे फ्लोट क्या है? दिस फ्लोट 50 डेज इज द टाइम बाय विच स्टार्टिंग और फिनिशिंग, देखो यहाँ पे 50 दिन मिलेंगे आपको, with the time by which starting or finishing of an activity will be delayed in such a way that the project is not delayed. इस तरीके से कि हमारे प्रोजेक्ट में कोई डिले नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं फ्लोट। वो एक्टिविटी का फ्लोट जीरो हो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एक्टिविटी। वो एक्टिविटी जिसका फ्लोट जीरो हो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एक्टिविटी। और क्रिटिकल एक्टिविटी को जोड़ने वाले पाथ को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पाथ। तो नेटवर्क बनाओ, नेटवर्क बनाने के बाद फ्लोट निकालो, फ्लोट निकालने के बाद करेगा। एक आपका ये एग्जांपल, हाउएवर इतना जाएगा नहीं वहां पूछने वाला, वो प्रॉपर सीपीएम उठा के एक सवाल मिलेगा जिसमें ऑप्शन आएंगे बर्ड सीपीएम और ये सब। फिर भी जो टॉपिक है हमें तो नॉर्मली सब कुछ डिस्कस करना है, ये डिस्कस करना है। आई कैन स्टार्ट माय एक्टिविटी 1 डे लेटर और फिनिश द एक्टिविटी 1 डे लेटर, स्टिल माय प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीट। जैसे फ्लोट यहाँ पे 50 दिन है ना, तो आपने बोला फ्लोट 1 है, तो इसका मतलब मेरी एक्टिविटी की स्टार्टिंग और फिनिशिंग अगर एक दिन से भी डिले हो जाती है तो ये मेरा काम पूरा हो जाएगा। बाकी एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ हमारा आइडेंटिफाई हो गया। जैसे क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई हो गया, अब आप क्या कर सकते हो? दोबारा अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को चेक करो और उसको ऑप्टिमाइज करो, काफी सारे स्टेप्स। आइडेंटिफाई द टास्क डिपेंडेंसी, एस्टिमेट द टास्क ड्यूरेशन, ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ, कैलकुलेट द फ्लोट। वो कैलकुलेट कर ली, फिर इसके बाद क्या कर लो? ऑप्टिमाइज कर लो शेड्यूल को, ऑप्टिमाइज योर शेड्यूल। ये हम स्टेप्स हैं किसके अंदर? सीपीएम के अंदर। दीस आर दी स्टेप्स। फ्लो फ्लैग सेम होता है, बड़ा होता तो बताइए ना मैं आपको।
स्लैक डॉट में करेंगे, वो तो अलग अलग चीज है, वो था डिफरेंट। चले आगे, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अब जो भी हमारी एक्टिविटी है, क्योंकि सीपीएम की बात कर रहे हैं, जो भी हमारी एक्टिविटी है इसके कुछ टाइम होते हैं उससे एसोसिएटेड, उन टाइम्स को समझने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी पीछे वाली उठाते हैं, प्री का सिलेबस कंप्लीट करना, तो प्री का सिलेबस कंप्लीट करना कितने दिन की थी एक्टिविटी, ये एक्टिविटी कितने दिन की थी, 59 डेज। तो मेरी एक्टिविटी को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 59 डेज। तो उसको मैं क्या बोलूंगा, टाइम ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी। ठीक है, तो ये टाइम ड्यूरेशन है मेरी एक्टिविटी का। टाइम ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी मैंने इसको लिख दिया प्री। एक्टिविटी क्या है, प्री, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसका नाम क्या रखा, ए। तो एक्टिविटी ए मतलब प्री क्लियर करना, इसको होने में टाइम कितना लगता है, 59 डेज। क्लियर। अब देखो मेरे इस एक्टिविटी के साथ अलग अलग टाइम एसोसिएटेड है, समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा लेके एक बार बताऊंगा, रिपीट नहीं करूंगा, बार बार रिपीट कर दो। का पहला टाइम का नाम है अर्ली स्टार्ट टाइम। पहला टाइम है अर्ली स्टार्ट टाइम, नाम में मेंशन है अर्ली स्टार्ट टाइम। ये वो अर्लीस्ट टाइम है जिसमें मेरी एक्टिविटी ए स्टार्ट हो सकती है। ये वो अर्लीस्ट टाइम है जिसमें मेरी एक्टिविटी ए स्टार्ट हो सकती है, इसको मैं बोलूंगा अर्लीस्ट टाइम। अब अपना खुद का एप्टीट्यूड लगा के, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड नहीं है, एप्टीट्यूड लगा के ये बताओ कि आपके प्री की तैयारी जल्दी से जल्दी किस दिन चालू हो सकती है, 1 जन। एप्टीट्यूड लगा के बोला मैंने मैंने पूरा आपका कंसेप्ट बना के दे दिया है। आप 1 जन कहां से आ गए भाई इसके अंदर, 6 फरवरी भैया, जिस दिन नोटिफिकेशन आया था उस दिन से। उससे पहले कैसे तैयारी स्टार्ट कर लूंगा, उससे पहले तो पता ही नहीं था कि भैया ये वैकेंसी भी है, ये सिलेबस भी है। तो 17 दिसंबर ये है मेरा अर्ली स्टार्ट टाइम, या जो भी 18 दिसंबर जो भी था, जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आया था, बस ये पूछना चाहता था मैं आपसे, इसलिए एप्टीट्यूड है। इससे पहले तैयारी स्टार्ट नहीं हो सकती मेरी इस एक्टिविटी की। जिस दिन नोटिफिकेशन आया, सिलेबस देखा, आइडेंटिफाई किया सिलेबस, और मैं पढ़ने बैठ सकता हूँ। तो अर्ली स्टार्ट टाइम हमारा नोटिफिकेशन की डेट, अब तुम कोई 17 बोल रहा है, कोई 18 बोल रहा है, मुझे नहीं पता, मैं 17 दिसंबर लेके चल रहा हूँ। समझ में आ गया कि अर्ली स्टार्ट टाइम वो टाइम है एक्टिविटी का जिसमें ये जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो सकती है। क्लियर है चीज, चले चलो। टाइम नेक्स्ट है अर्लीस्ट फिनिश टाइम, वो टाइम जिसमें एक्टिविटी जल्दी से जल्दी खत्म हो सकती है, इसको मैं बोलूंगा अर्लीस्ट फिनिश टाइम। तो पहली बात, एक एक्टिविटी जल्दी से जल्दी खत्म कब होगी, जब वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट होगी। अगर कोई एक्टिविटी जल्दी से जल्दी स्टार्ट हुई तभी जल्दी से जल्दी खत्म होगी। इसका मतलब आपने 17 दिसंबर से अपनी तैयारी स्टार्ट करी, तो बताओ जल्दी से जल्दी आपकी एक्टिविटी कब खत्म हो जाती है। खत्म होने में 59 डेज ही लगेंगे, ये फिक्स है। तो उसमें जोड़ दो 59 डेज, जोड़ के कितना आ रहा है, 14 फरवरी। जाओ वैलेंटाइन डे बनाओ, अपनी तैयारी खत्म करो। अगर उसी दिन तैयारी कर लेते हैं, 14 फरवरी अच्छे से बनाते आप, इसलिए उन्होंने नोटिफिकेशन भी 17 दिसंबर को दिया था। क्लियर है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम कुछ भी। तो अर्लीस्ट टाइम जिसमें हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है, अर्लीस्ट टाइम जिसमें एक्टिविटी फिनिश हो सकती है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम। एक एक्टिविटी अर्ली फिनिश कब करेगी, जब वो अर्ली स्टार्ट करेगी। खत्म। चलो नेक्स्ट, लेटेस्ट फिनिश टाइम। लेटेस्ट फिनिश टाइम, हाँ 14 फरवरी बनाओ, फिर रिवीजन सिलेबस का, 14 फरवरी का नहीं। हाँ लेटेस्ट फिनिश टाइम। सो लेटेस्ट फिनिश टाइम, अब लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या है, लेटेस्ट फिनिश टाइम वो लेटेस्ट टाइम जिसमें हमारी एक्टिविटी फिनिश करे और आपका प्रोजेक्ट डिले नहीं करे। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो लेटेस्ट टाइम जिसमें आपकी एक्टिविटी फिनिश करे और आपका प्रोजेक्ट डिले नहीं हो। तो मेरा प्रोजेक्ट डिले तब नहीं होगा जब मेरी तैयारी कब खत्म हो जाएगी, 20 अप्रैल को या 19 अप्रैल को। 20 को तो पेपर ही है आपका लो 19 अप्रैल, ये मेरा है लेटेस्ट फिनिश टाइम। क्लियर चीज, दिस इज लेटेस्ट टाइम इन व्हिच द एक्टिविटी कैन बी फिनिश्ड विदाउट अफेक्टिंग व्हाट शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम। कोई होना भी तो चाहिए वैलेंटाइन डे of earliest finish time, सॉरी अर्लीस्ट फिनिश टाइम बताना क्या है। अर्लीस्ट, अच्छा लेटेस्ट फिनिश किया तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, वो लेटेस्ट टाइम जिसमें अगर आपने अपनी तैयारी स्टार्ट करी तब भी आपका एक्टिविटी, ये हमने पीछे निकाल लिया था 20। तो अगर आप 20 फरवरी को भी अपनी तैयारी स्टार्ट करते हो, ये है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, तब भी आप 19 अप्रैल को अपना काम खत्म करो। अब देखो तो हर एक्टिविटी के कितने टाइम हो गए, अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट फिनिश। और एक टाइम कौन सा, ये एक्टिविटी ड्यूरेशन। तो एक एग्जांपल लिया, वैल्यूज लिख दी, आपको समझा दी हुई है चारों बातों का मतलब। क्लियर है चीज। अब जरा मुझे बताना, आप अपने प्री की तैयारी, आप अपने प्री की तैयारी किस दिन स्टार्ट कर सकते थे जल्दी से जल्दी। बट रिवीजन का टाइम इंक्लूडेड नहीं है, रिवीजन की बातें कहां करी थी भैया, तैयारी कंप्लीट करने की बात करी थी ना मैंने। तो वो आपके डिसाइड करी थी आपने एक्टिविटी शुरू में नहीं ना, तो फिर कहां से बीच में डाल रहे हो। ये आपका नया प्रोजेक्ट बन गया, रिवीजन का टाइम घुसाओगे बीच में, बाद में ध्यान रखना, जो चीज एक बार फिक्स हो गई उसको चेंज करोगे प्रोजेक्ट बदल जाएगा, बीच में नहीं आएंगी चीजें। तो अर्लीस्ट टाइम जिसमें मेरी एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती थी वो है 17 दिसंबर। लेटेस्ट टाइम जिसमें मेरी एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है वो कितना है, 20 फरवरी। तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और अर्ली स्टार्ट टाइम का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं फ्लोट। 50 दिन आएगा, ये यही होता है फ्लोट हमारा। दिस इज टेक्निकली नोन एज फ्लोट। क्लियर है। तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और अर्ली स्टार्ट टाइम का जो डिफरेंस होता है उसको टेक्निकली फ्लोट बोला जाता है, या लेटेस्ट फिनिश टाइम और अर्ली फिनिश टाइम का जो डिफरेंस होता है उसे फ्लोट बोला जाता है। ये भी 50 दिन आएगा।
चेक करके देख लो, दिस विल आल्सो कम आउट टू बी 50 डेज। तो इसका मतलब आप 50 दिन से अपनी तैयारी डिले कर सकते थे, बस इससे ज्यादा नहीं। क्लियर पूरी स्टोरी।